आज बौद्ध एकता समिति गंजडोडवारा के तत्वाधान में बौद्ध जन जागरूकता सम्मेलन गंजडोडवारा के गणेशपुर के एन गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य समाज में सामंजस्य पैदा करना और बौद्ध धर्म के बारे में जन जागरूकता फैलाना है। इस अवसर पर सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख, जिन्होंने 1848 में कन्याओं के लिए पहला स्कूल खोला, उनकी जयंती भी इसी दौरान मनाई गई। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। वो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है, तो न्यायपालिका में तो हम लोगों की आस्था है ही। हम तो मानते हैं कि न्यायपालिका सशक्त होनी चाहिए, न्यायपालिका को निष्पक्ष काम करने की पूरी अवसर मिलने चाहिए। और जिस तरीके से आज सरकार तानाशाही रास्ते पर चल रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल रही है, देश को बेचने का पाप कर रही है, नौजवानों को बेरोजगार बना रही है, महंगाई पर कोई नियंत्रण सरकार का नहीं रह गया है, किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है, दूना लाभ लाने का वादा करने वाली सरकार आज तक दूना लाभ को नहीं दिला पाई। अलबत्ते आज जब किसानों का उत्पाद होता है तो सरकारी क्रय नज़ारा हो जाते हैं, बिचौलियों के माध्यम से मजबूरी में किसानों को अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। छुट्टा जानवरों का आतंक अलग से है। हमने तो देखा मैनपुरी इटावा रात में लोग अपनी खेत को ताकते नजर आते हैं। अगर एक बार तो हमने पूछा, भाई टार्च में क्यों चल रहे हो, तो कहा जानवर छुट्टा आते हैं, चढ़ जाते हैं, इसलिए रखवाई कर रहे हैं। हालांकि आज यहाँ तक कि अभी जो 145 सांसदों को लोकसभा से बाहर का रास्ता दिखाया गया, बाहर किया गया 145 पार्लियामेंट से, ये क्या है? ये लोकतंत्र कुचलने की बात नहीं, तो आखिर है क्या? जो बहस के लिए बनी हो पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट में सरकार बहस से कतराती हो और बहस की मांग करने वालों को सरकार के इशारे पर बाहर कर दिया जाता हो, तो स्वाभाविक रूप से इस सरकार का लोकतंत्र में विश्वास नहीं। यही कारण है कि आज तानाशाही रवैये से सब कुछ मनमाने तौर तरीके से सरकार अपने प्रभाव में लेके काम कर रही है। आज शिक्षा महंगी कर रही है, हर चीज में, छोटी से लेकर बड़ी चीज सब में जीएसटी छोटी छोटी चीज। और आज जिस तरीके से महंगाई की मार से आम जनता परेशान है, सरकार का उसको नियंत्रण का कोई प्रभाव नहीं। तो कुल मिलाकर के हर मुद्दे पर सरकार फेल हुई है, सरकारी संपत्तियां बेची जा रही है। ये सरकार की असफलता का सबसे बड़ा जीता जागता मिसाल है। स्वामी प्रसाद मंदिर का 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। कल घंटा जलेबर पे गया था तो केंद्र सरकार के कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब का कहना था कि जिन लोगों ने कार सेवकों पे या राम भक्तों पे गोली चलवाई, वो अगर अयोध्या जाना चाहे तो उनका स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके प्यार? एसपी सिंह बघेल जी हमारे बहुत अच्छे साथी रहे हैं, और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वो सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। रही बात, एसपी सिंह बघेल भी उस समय समाजवादी पार्टी में थे, जिस समय की वो बात कर रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी में थे, जिसमें अयोध्या वाला प्रकरण चला था, इसलिए उनको नहीं बोलना चाहिए। आप जो बयान, जो आप लोग, आपका जो बयान आजकल मीडिया की सुर्खियों में रहता है, जो आप बयान जो आप देते हैं, उसको लेकर के सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि भी स्वामी प्रसाद मौर्य तो हिंदू धर्म विरोधी है, देवी देवता को गाली देते हैं। अब सही माने में आज मैंने क्या बोला, मीडिया इस पर क्यों नहीं बहस करती? 10 दिन पुराने बात को क्यों उछालती है? तो इसका मतलब है मीडिया
सरकार का पक्ष बन करके काम कर रही है, जबकि मीडिया का क्वालिटी है स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता करने की। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश का मीडिया मोदी मीडिया हो गया, गोदी मीडिया हो गया। इसलिए आज लोकतांत्रिक तरीके से मीडिया अपनी बात नहीं रख पा रही है, क्योंकि जिन मीडिया के लोगों ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक बात रखने की कोशिश की, उनके खिलाफ भी FIR हुई, वो भी जेल गए। वो भी तमाम ऐसे बड़े बड़े पत्रकार को बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन फिर भी वो अपने पर अड़े हुए हैं। आज भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर खतरा मोल लेकर के वो बेबाक तरीके से निष्पक्ष बात कर रहे हैं। लेकिन बहुतेरे ऐसे मोदी मीडिया वो सरकार के इशारे पर बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमें भी दुख होता है कि जिन ज्वलंत मुद्दों पर हम बात करते हैं, उन मुद्दों को तरजीह न दे करके पुराने गड़े मुद्दों को खाने की कोशिश करते हैं। एक बार इंडिया देखिए, ये विपक्ष के सारे राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी, राष्ट्रीय अध्यक्षों की जिम्मेदारी है कि इंडिया गठबंधन किस रूप में होना चाहिए, और जिसको भी इंडिया गठबंधन में आना था कम वे सब आ भी गए हैं। अभी बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी क्या करेगी उसके फैसले के विषय में इसका सही उत्तर तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी ही करेंगी। उस पर हम कुछ टिप्पणी न नकारात्मक कर सकते हैं न सकारात्मक कर सकते हैं। अच्छा, गठबंधन स्टेट है और जो दिल्ली का रास्ता है ना वो यूपी से ही निकल के जाता है, तो आपको क्या लगता है कि इस समय बीजेपी की सबसे ज्यादा सीट है, तो 2024 के चुनाव में जो गठबंधन इकट्ठे हुए हैं सारे मिलकर के, तो कितना काम कर पाएंगे? देखिए, 2024 भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। ये सुनिश्चित करने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनावी समर में कूदने जा रहा है। कितनी सीट है इंडिया गठबंधन का आपको लगता है? देखिए, 80 लोकसभा सीटों का उत्तर प्रदेश है। हमारी कोशिश होगी कि हम बीजेपी को बाहर का रास्ता उत्तर प्रदेश के बलबूते पर ही दिखाएं, इससे ज्यादा से ज्यादा सीटें हम जीतने का प्रयास। आपने बयान दिया था पहले गौतम समुदाय को सत्ताधारी पार्टी काम कर रही है, आप देश गड्ढे में जा रहा है, किस तरह खतरे में देश? देखिए, देश इस तरह खतरे में है कि देश आगे बढ़ना तब शुरू हुआ जब सबके लिए पढ़ाई के रास्ते खुल गए, जब सबके लिए नौकरी में आने के रास्ते खुल गए। लेकिन आज सरकारों ने शिक्षा को महंगा करके आम लोगों से शिक्षा को छीन लिया है और सारे सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज कर दिया और आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स में ठेकेदार मजदूर का 40% तनख्वाह खा जाता है, उसका PF ESI खा जाता है, और सरकारें धीरे धीरे करके लेटरल एंट्री के माध्यम से सीनियर लेवल पे जो IAS बना करते थे लोग, वहाँ भी उन्होंने लेटरल एंट्री से भर्ती शुरू कर दी है। तो इस तरीके से उनकी हकमारी हो रही है। तो आगे बढ़ने का जो रास्ता खुला था वो शिक्षा से और नौकरी से खुला था। शिक्षा और नौकरी दोनों ही रास्ते उन्होंने फिर से बंद कर दिए है। इसलिए देश गड्ढे में जा रहा है, क्योंकि जब देश का सारा संस्थान बिक जाएंगे तो देश के पास बचेगा क्या? और देश के अंदर जिस तरह नफरत का वातावरण बढ़ाया गया है, समाज को बांटा गया है जाति और धर्म के नाम पर, जिस तरह मॉब लिंचिंग हो जाती है, तो इस तरह की लिंचिंग होती है, तो ऐसी सरकारों को सत्ता में बनाने का हक नहीं है। और जनता जब उन्हें हराना चाहती है तो वो EVM से जीतते हैं। आपको पता होगा, सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था की थी कि इलेक्शन कमीशन का चयन करने के लिए 3 सदस्य कमेटी होगी, जिसका एक सदस्य देश के प्रधानमंत्री होंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और तीसरे मुख्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन इस सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय की उस व्यवस्था को संसद में एक बिल लाकर पास करके उसको बदल दिया। अब एक प्रधानमंत्री होंगे, एक केंद्रीय मंत्री होंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। ये 3 सदस्य टीम इलेक्शन कमीशन का गठन करेगी, जिसमें से 2 लोग तो इलेक्शन कमीशन गठन करने वाले वो सत्ताधारी पार्टी के हो गए। तो फिर निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद ऐसे इलेक्शन कमीशन से कैसे करें जिसको चुनने में मुख्य भूमिका एक पार्टी के बड़े 2 नेताओं की हो गई। तो इस तरीके से देश गड्ढे की तरफ जा रहा है, क्योंकि देश का सब कुछ धीरे बिक गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम चीजों का इंतजाम कर रही है। कहाँ पे कर रही है? किसको मिल रहा है? कहाँ कर रही है शिक्षा? आप कभी शिक्षा का आंकड़ा पढ़ा है आपने? 2.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए पिछले 15 साल में। सूचना के अधिकार से सरकार ने कुछ सूचना दी है, तो 2.25 लाख सरकारी स्कूल बंद होने का मतलब क्या है?
संख्या बढ़ रही है या घट रही है? जब देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो स्कूल और ज्यादा खुलने चाहिए थे, लेकिन स्कूल बंद हो रहे हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मर्जर पॉलिसी लेके आई है सरकार, जिसमें कई सरकारी स्कूल जिसमें 3500 से कम बच्चे हैं, ऐसे 3-3, 4-4 स्कूलों को मर्ज करके एक स्कूल बना रही है। एक तरफ सरकारों ने पॉलिसी बनाई थी गांव तक स्कूल पहुंचाने की, और एक आज की सरकार है जो गांव से स्कूल छीनकर 3-3, 4-4 स्कूलों को मर्ज करके एक स्कूल बना रही है। तो फिर से स्कूल, दूर के स्कूल की वजह से बच्चे जाएंगे नहीं, तो बच्चे जब पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे, ज्ञान से वंचित हो जाएंगे, तो देश का तरक्की कहाँ से होगी? जब तक देश में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोग एक साथ सामूहिक रूप से पढ़ाई में आगे नहीं जाएंगे, तब तक देश निश्चित तौर पर पीछे जाएगा। देश कुपोषण के मामले में देख लीजिए कितना बुरा हाल है देश का, देश की अर्थव्यवस्था के मामले में देख लीजिए कितना बुरा हाल है। मोदी जी कहते थे जब हम सत्ता में आएंगे तो हम इनकम टैक्स की जो सरकारी नौकरी में उनको अलग से रिवार्ड देंगे, काला धन वापस लाएंगे। काला धन वापस तो नहीं आया, और दूसरा नोटबंदी करके बहुत सारे संस्थान एकदम बर्बाद हो गए, बहुत सारे व्यापारी तबाह हो गए। नोटबंदी से फायदा क्या हुआ उसका एक फायदा नहीं बता पाए। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की थी, कोई रोजगार नहीं दिया, बल्कि रोजगार छिन गए। तो इससे देश बर्बाद नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? डिजिटलाइजेशन हो गया, तमाम नोटबंदी के बाद तो बेचारा आम गरीब आदमी क्या जाने आम गरीब आदमी डिजिटलाइजेशन क्या जाने। वो तो बेचारा दुकान पे जाता, जेब से पैसे निकाल के देता, समझ खरीदता। आज अनपढ़ लोग जो है मोबाइल लेकिन ये बताइए इन्होंने 2000 का नोट क्यों छापा था? क्यों छापा 2000 का नोट? पहले 500 का, 1000 का था। 2000 का नोट लाने का मतलब ब्लैक मनी ज्यादा बढ़ाना। तो फिर इन्होंने कहा था देश में ब्लैक मनी वापस आए, कितना है बताइए ना आप। अगर उनकी तरफ से उनसे तो सवाल आप कर नहीं सकते, हमसे कर रहे हो तो हम आपसे पूछ लेते हैं। बताइए कितना काला धन वापस आया, कितने लोगों को रोजगार दिया? 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात दी थी, कितने को दिया है? आपके पास कोई डाटा नहीं है ना? तो आप क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से सवाल कर रहे हैं? ये तो आप लोग का एजेंडा रहता है, मीडिया पे सवाल खड़ा करना। ये सारा मीडिया है कहाँ? ये तो प्रवक्ता है बीजेपी के। जितना मुख्य मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो बीजेपी का प्रवक्ता। मैं खुलेआम कह रहा हूँ। हम तो जा ही नहीं रहे। देखिए ये सारे मुख्य मीडिया चैनल बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो विपक्ष से सवाल करते हैं, सत्ता पक्ष से सवाल नहीं करते हैं। जब से मोदी जी की सरकार आई है उससे पहले देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। इन प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? इसका जवाब पूछिए आप। देखिए ये सम्मेलन जो समाज के लोगों ने किया है, ये देश की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले जी और फातिमा शेख जी की जयंती के उपलक्ष्य में किया है। तो आप उसको राजनीति से मत जोड़िए, लेकिन चूंकि राजनीति के अलग होकर भी नहीं रहा जा सकता, आप राजनीतिक सवाल करेंगे तो राजनीतिक जवाब तो दिया जाएगा। 2024 की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है आंदोलन कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन के आंदोलन करेगा। देखिए पूरे देश को मिलकर इस बात को समझना पड़ेगा कि ईवीएम एक धोखा है, और ये सरकार आम जनता से नहीं डरती, क्योंकि ईवीएम से उनकी वोट को चुरा लेती है। आपने भी पिछले दिनों वो वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पे कि वो वोट डाल के दिखा रहे हैं, केले पे वोट डाला, पहला वोट, दूसरा वोट भी केले पे डाला, लेकिन जब बॉक्स खोला तो एक वोट केले पे निकला और एक वोट उस पे निकला, जबकि जब लाइट जली थी तो दोनों केला दिखाया था। लेकिन जब बैलेट बॉक्स खोल के देखा तो जो पर्ची अंदर निकली एक सेब के ऊपर निकली। इसका मतलब जो दिखाया जा रहा है वो कुछ और है, और जो मशीन के अंदर हो रहा है वो कुछ और है। अगर यहाँ नीचे जमीन पे बैठे हुए अगर जमीन पे बैठे चंद्रयान को कंट्रोल किया जा सकता है, मंगलयान को किया जा सकता है, तो फिर ईवीएम कौन सी ऐसी चीज है? आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो आपकी आवाज में फर्जी इंटरव्यू भी ले लेते हैं, तो फिर क्या संभव नहीं है?